तो भारत में असली पावर, असली ताकत किसके हाथ में है? संसद, पीएम ऑफिस? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और सरकार के पावर सेंटर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर झांक के देखेंगे। अक्सर जब भी एग्जीक्यूटिव पावर की बात होती है ना, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट का नाम दिमाग में आता है ना? पर सवाल ये है कि क्या सच में वो देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं या असली कहानी पर्दे के पीछे चल रही है? तो देखिए, असली पावर होती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। हाँ, सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, पर फैसले यही काउंसिल लेती है। यही है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की जड़, और आज हम इसी की एक एक परत को खोलकर समझने वाले हैं। तो ये जो पूरा पावर स्ट्रक्चर है, इसकी बुनियाद कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान में ही है। तो चलिए सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि वहाँ क्या लिखा है। यहाँ पर ना दो आर्टिकल सबसे ज्यादा जरूरी हैं, 74 और 75। आर्टिकल 74 तो साफ साफ कहता है कि प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। और मजे की बात यह है कि प्रेसिडेंट को ये सलाह माननी ही पड़ती है, ये बाइंडिंग है। और तो और इस सलाह को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब ये पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत पावरफुल है, पर अब सवाल ये उठता है कि ये बनती कैसे है? कौन लोग होते हैं इसमें शामिल? इनका सिलेक्शन कैसे होता है? इसका प्रोसेस ना काफी सीधा साधा है। सबसे पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। किससे? जिसे लोकसभा में मेजॉरिटी का सपोर्ट हासिल हो। और एक बार पीएम बन गए तो फिर बाकी सारे मिनिस्टर्स पीएम की ही पसंद के होते हैं। प्रेसिडेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकते हैं जिनका नाम पीएम ने रेकमेंड किया हो। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार जितने चाहे उतने मंत्री बना सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर एक लिमिट है। साल 2003 में एक बहुत ही जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके मुताबिक मंत्रियों की संख्या लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये नियम सरकार को जरूरत से ज्यादा बड़ा होने से रोकता है। और एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग नियम है, पता है? कोई भी व्यक्ति बिना सांसद यानी एमपी बने भी मंत्री बन सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त है, सिर्फ 6 महीने के लिए। इस 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद के किसी भी हाउस, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, का सदस्य बनना ही पड़ेगा। अगर नहीं बन पाए तो मंत्री पद गया। ये रूल दिखाता है कि हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी सरकार और संसद कितने गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात तो कर ली, पर क्या इसमें शामिल सारे मंत्री एक बराबर पावरफुल होते हैं, या फिर पावर का एक और छोटा इनर सर्कल भी होता है? चलिए इसी अंतर को समझते हैं। इस टेबल से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, वो एक बड़ी सी फुटबॉल टीम की तरह है, जिसमें 60-70 खिलाड़ी हो सकते हैं। लेकिन जो कैबिनेट है, वो उस टीम की कोर प्लेइंग 11 है। सिर्फ 15-20 सबसे सीनियर और सबसे खास मंत्री। देश के सारे बड़े पॉलिसी डिसीजंस, सारे अहम फैसले यही कैबिनेट लेती है। बाकी काउंसिल का काम तो बस उन फैसलों को ग्राउंड पर लागू करना है। तो असल पावर सेंटर कौन हुआ? कैबिनेट। ब्रिटेन के एक बहुत बड़े राजनेता थे ग्लैडस्टोन। उन्होंने कैबिनेट के बारे में क्या खूब कहा था? कैबिनेट वो सूरज है जिसके चारों ओर बाकी सब ग्रह घूमते हैं। और ये बात हमारे इंडियन सिस्टम पर भी एकदम फिट बैठती है। कैबिनेट ही वो न्यूक्लियस है, वो केंद्र है जिसके चारों तरफ पूरी सरकार की मशीनरी घूमती है। तो कैबिनेट की पावर्स क्या क्या हैं? अरे, ये तो देश की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। देश की सारी बड़ी नीतियां यही बनाती है। ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेशन का काम भी यही देखती है। और जब कोई संकट आता है ना, तो ये चीफ क्राइसिस मैनेजर भी बन जाती है। मतलब लेजिस्लेटिव हो, फाइनेंशियल हो या फॉरेन अफेयर्स, हर बड़े मामले को कैबिनेट ही डील करती है। एक तरह से कह सकते हैं ये सरकार का असली इंजन है। ठीक है, इतनी पावर है तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होगी। तो आखिर वो कौन से रूल्स हैं, कौन से सिद्धांत हैं जो ये पक्का करते हैं कि सरकार अकाउंटेबल बनी रहे, जवाबदेह बनी रहे? हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी प्रिंसिपल है, वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामूहिक जिम्मेदारी। इसका मतलब बहुत सिंपल है। पूरी सरकार एक टीम है। अगर कोई फैसला लिया गया तो वो किसी एक मंत्री का फैसला नहीं, बल्कि पूरी सरकार का फैसला है। और इसके लिए पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। जैसा कि कहते हैं, दे स्विम और सिंक टुगेदर, या तो सब साथ में तैरते हैं या फिर सब साथ में डूबते हैं। तो ये प्रैक्टिस में कैसे काम करता है?
मान लीजिए कैबिनेट ने कोई फैसला लिया, अब चाहे कोई मंत्री उस फैसले से अंदर अंदर सहमत न भी हो, उसे पब्लिक में उस फैसले को डिफेंड करना ही पड़ेगा, एक टीम की तरह। और अगर कोई मंत्री ऐसा नहीं कर सकता तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अगर लोकसभा सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे तो सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि पीएम समेत पूरी की पूरी काउंसिल को इस्तीफा देना पड़ता है। यही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की असली ताकत। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हर मंत्री अपने डिपार्टमेंट के लिए पर्सनली भी जिम्मेदार होता है, लेकिन उससे भी बढ़कर वो प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह होता है। टेक्निकली तो कहा जाता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, पर असल में इसका मतलब है कि जब तक पीएम चाहें। अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री के काम से खुश नहीं है तो वो प्रेसिडेंट को कहकर उसे कभी भी हटवा सकते हैं। इससे पीएम का अपनी टीम पर पूरा कंट्रोल बना रहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैबिनेट के अंदर भी एक और पावर सेंटर होता है, एक ऐसा ग्रुप जो फॉर्मल नहीं है लेकिन शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। इसे कहते हैं किचन कैबिनेट। ये कोई ऑफिशियल बॉडी नहीं है, ये प्रधानमंत्री के 2, 3 या 4 सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद लोगों का एक छोटा इनफॉर्मल ग्रुप होता है। इसमें मंत्री भी हो सकते हैं और बाहर के दोस्त या परिवार के लोग भी। और अक्सर ये देखा गया है कि देश के सबसे बड़े और सबसे सीक्रेट फैसले फॉर्मल कैबिनेट में जाने से पहले इसी किचन कैबिनेट में पकते हैं। यही वजह है कि कई लोग इसे असली पावर सेंटर भी कहते हैं। अब ये जो किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक 2-धारी तलवार की तरह है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा ये है कि छोटा ग्रुप होने की वजह से फैसले बहुत तेजी से लिए जा सकते हैं और सीक्रेसी भी बनी रहती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये फॉर्मल कैबिनेट की अथॉरिटी को कम कर देता है, और क्योंकि ये इनफॉर्मल है तो इसकी कोई कानूनी जवाबदेही भी नहीं होती। सारे काम पर्दे के पीछे से होते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये किचन कैबिनेट मॉडर्न गवर्नेंस के लिए एक तेज और एफिशिएंट टूल है, या फिर ये हमारे कैबिनेट सिस्टम के सामूहिक और फॉर्मल नेचर के लिए एक खतरा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी भारतीय राजनीति में तलाशा जा रहा है।